बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट में बासलाहियत क्रिकेटर्स लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हर सीज़न में कोई ना कोई नया बैट्समैन और फास्ट बॉलर मंजर आम पर आता है और इसी लीग की बदौलत वो ग्रीन कैप पहनने में भी कामयाब रहता है। इन खिलाड़ियों में लाहौर कलंदर की दरियाफ्त हारिस रऊफ सबसे बड़ी और बेहतरीन मिसाल है। टेप बॉल से क्रिकेट खेलने वाले फास्ट बॉलर ने PDP से लाहौर कलंदर और फिर कौमी टीम का सफ़र तय किया। सिर्फ यही नहीं, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी ने भी PSL में जादू जगाकर कौमी टीम तक रसाई हासिल की और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान सुपर लीग का आखिरी इजाफा शाहनवाज धानी की सूरत में सामने आया था, जिसने वनडे और T20 डेब्यू भी किया और टेस्ट टीम में जगह भी बनाई। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में भी एहसानुल्लाह की सूरत में नया फास्ट बॉलर कर सामने आया है। इसके साथ साथ दीगर टीमों के फास्ट बॉलर भी अपना रंग जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में फास्ट बॉलर्स ने टॉप बॉलर की फहरिस्त में जगह बनाई हुई है, जिसमें सबसे ऊपर मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह का नाम है, जो 4 मैच खेलकर 15.4 ओवर्स में 12 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 12 रन के बदले 5 विकेटें रही है और उन्होंने 5.87 के इकॉनमी से रन दिए हैं। अब तक दूसरे कामयाब फास्ट बॉलर भी अब्बास आफरीदी हैं, जो 3 मैच खेलकर 8 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 22 रन के बस 4 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही और उन्होंने 8.33 के इकॉनमी से बॉलिंग की। PSL 8 की फास्ट बॉलिंग की फहरिस्त में कराची किंग के आमिर यामीन को सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मैसर आया। वो 5 विकेटें लेने में सुरखरू रहे। 37 रन के बस 3 विकेटें उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। कोयटा ग्लैडिएटर के मोहम्मद हसनैन ने अपने आखिरी 2 मैच में शानदार बॉलिंग की। वो 3 मुकाबलों में 5 विकेटें लेने में कामयाब रहे और उनकी बेहतरीन बॉलिंग 13 रन के बदले 3 विकेटें रहीं और उन्होंने 6.45 के इकॉनमी से रन दिए। कराची किंग के आकिफ जावेद 1 मैच खेलकर 4 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे और मोहम्मद आमिर ने 4 मैच खेलकर 4 विकेटें अपने नाम की हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बतौर फास्ट बॉलर की हैसियत से। जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्टैंडर्ड है फास्ट बॉलिंग के हवाले से वो दुनिया मानती है, जानती है और पाकिस्तान सुपर लीग इसलिए दुनिया की लीग क्रिकेट में एक मुनफरिद हैसियत और मुकाम रखती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक PSL से रिलेटेड परफॉर्मेंसेस हैं ख़ासतौर से फास्ट बॉलर की, उससे आप ये जज नहीं कर सकते कि ये इस 4 डे क्रिकेट या टेस्ट मैच के लिए अच्छा होगा, जो कि हम कर रहे हैं। जिन्होंने T20 में परफॉर्म किया है, क्योंकि वहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है और वहाँ पे विकेट लेना भी आसान है या वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मगर ये लॉन्गर वर्जन में इज़ ए डिफरेंट स्टोरी। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जो भी प्लेयर यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उनको उसी हद तक देखा जाए। अगर आपने किसी और फॉर्मेट में ले जाना है तो वहाँ उनकी परफॉर्मेंसेज अलग जज करनी होंगी। फ़िलहाल हमने जो देखी है परफॉर्मेंस, ख़ासतौर से एहसानुल्लाह, वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनका पेस के हवाले से बहुत कुछ है। दूसरे बॉलर भी अच्छी वेरिएशन कर रहे हैं, तो दिस ए गुड साइन। मगर मैं ये कहूँगा कि ये हमारी एक नाकामी भी है दूसरी साइड से। जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से ना तो इन प्लेयरों को आइडेंटिफाई कर पाता है और ना ही वहाँ से ये प्लेयर निकल के आते हैं। सिर्फ PSL रोल प्ले कर रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर कि भाई चलो कम से कम यहाँ से वो प्लेयर आ रहे हैं या आइडेंटिफाई हो रहे हैं। मगर जो हमारा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बड़ा वीक है। वहाँ से हमें ये प्लेयर क्यों नज़र नहीं आते? क्या उसकी वजह ये तो नहीं है जलालुद्दीन साहब, क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले टेलीवाइज होते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों को वो हाइप मिलती है जो शायद हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं मिल पाती। एक एक खिलाड़ी की एक एक मूवमेंट के ऊपर निगाह होती है, एक एक सेकंड के ऊपर उनको जज किया जा रहा होता है, जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये चीज़ लैक करती है। बिल्कुल सही आपने कहा। एक बात उस हद तक बिल्कुल सही है कि ये लाइव टेलीकास्ट है और इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ जल्दी जो भी परफॉर्म करता है वो हाईलाइट हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, मगर इसके अलावा भी तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। वहाँ लोग देख रहे हैं, सिलेक्टर बैठे हुए हैं, कप्तान बैठे हुए हैं, वहाँ से इनको पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए। वहाँ ज़्यादा देर तक वो क्रिकेट खेलते हैं। ये तो एक शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट होती है, तो वहाँ से जो हमने देखा है जो आइडेंटिफाई नहीं होते बल्कि PSL से आइडेंटिफाई होते हैं, देन उनको आप कंसिडर करते हैं। तो ये रिवर्स चेनिंग हो रही है। रिवर्स चेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रक्चर से आना चाहिए। और ज़ाहिर है फिर PSL में 1 और 2 प्लेयर्स जो कि उस स्ट्रक्चर में ना वो आ जाएं तो फिर तो सही है। ये तो स्ट्रक्चर वाले प्लेयर आगे यहाँ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत वीक है
और या जो लोग वहाँ पे टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं या सिलेक्शन करते हैं उन्हें वो काम आता नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में मुल्तान सुल्तान 3 मैच जीत का पॉइंट्स टेबल पर पहले और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी 3 मैच में 2 फतूहात के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके बाद कराची किंग्स का नंबर है जो 4 मैच खेलकर सिर्फ 1 मैच जीत सकी है। कराची किंग ने बाबर आजम के फ्रेंचाइज छोड़ने के बाद इमाद वसीम पर एक बार फिर एतमाद किया और उन्हें क़यादत की जिम्मेदारी दी है। कराची किंग के तमाम मैच सनसनीखेज़ रहे और वो आखिरी गेंद तक लड़ती रही, जिसमें इमाद वसीम की ऑलराउंड कारकर्दगी का खासा कलीदी किरदार रहा है। इमाद वसीम न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी पूरी तरह फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इमाद वसीम ने 4 मैचों में 171 के स्ट्राइक रेट से 120 रन स्कोर किए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 80 रन रहा और वो इस वक्त PSL के टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल हैं। बॉलिंग में भी इमाद वसीम ने 4 मैचों में 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है, जिसमें कोयटा के खिलाफ 16 रन के बदले 3 विकेटें उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। जलालुद्दीन साहब, इमाद वसीम के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़े प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी थी उसमें टॉप 10 में शामिल रहे हैं एक अरसे तक, लेकिन पिछले क्रिकेट बोर्ड ने, पिछले चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जो उनके साथ प्यार मोहब्बत दिखाई, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी की गई, इमाद वसीम के साथ नहीं? बिल्कुल, इस बात को मैं सही समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनल हो जाती है। एक प्लेयर अगर अच्छा है उसको या तो बहुत अच्छा कहा जाता है या निकाल दिया जाता है। पहले भी मैं ये कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि अगर एक प्लेयर अच्छा है और किसी वजह से अगर वो परफॉर्म ना भी करे तो उसको सही करना टीम की जिम्मेदारी होती है। उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको असिस्ट करना होता है और उसको बेहतर करना होता है। हमारे यहाँ या तो खिलाते हैं या निकाल देते हैं। यही चीज़ हुई है इमाद वसीम के साथ कि उनको अच्छा खासा वो खेलते हुए एकदम से निकाल दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है और ये एक नेगेटिव साइड है ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अब आपने अगर देखा कि वापस आके इन्होंने फिर प्रूव किया है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। T20 के तो हमेशा से अच्छे प्लेयर हैं, बल्कि नया बॉल करने में तो ये महारत रखते थे, तो उनको उठा के फेंक देना सही नहीं होता। और अगर आपको किसी स्टेज पर लगे कि वो उनकी कोई फिटनेस के इशू हैं तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। यही काम होता है सिलेक्शन का, यही काम होता है टीम मैनेजमेंट का कि अगर कोई वैल्यूएबल प्लेयर है उसको इग्नोर करें। ऐसे पिछले बहुत सारे मिसालें दे सकता हूँ। असद शफीक की मिसाल भी इसी तरह की है। एक वक्त में फवाद आलम को भी इसी तरह निकाला गया। और भी नाम होंगे, इस समय मेरे जहन में नहीं आ रहा है, कि या तो खिलाते हैं या निकाल देते हैं। तो दैट इज़ ए रॉन्ग पॉलिसी। आपको सही करना। और इमाद वसीम वापस आके उन्होंने परफॉर्म किया है, उनमें वो कॉन्फिडेंस आया है, तो ये बात साबित हो गई कि उस वक्त जब निकाले गए वो गलत निकाला गया। व्हाट अबाउट मोहम्मद आमिर जो है वो टॉक ऑफ द टाउन रहे और बाबर आजम के बारे में उन्होंने ये कह दिया कि मैं चाहे बाबर आजम को गेंद करूं चाहे मैं टेल एंडर को गेंद करूं, मेरे लिए एक ही बात है। हालांकि शायद वो कहना ये चाह रहे होंगे कि मैं चाहे टॉप बैट्समैन को गेंद करूं चाहे टेल एंडर को गेंद करूं, मैं एक ही पैशन के साथ बॉल करता हूं। इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई और फिर जब बाबर आजम के गेंद करने के लिए अगेंस्ट वो आए, वहाँ डिलीवर नहीं कर सके तो फिर उनकी ट्रोलिंग भी वैसी ही हुई। तो आपको लगता है कि एक फास्ट बॉलर का एग्रेशन जो होना चाहिए वो आमिर में था, लेकिन आमिर अब तक उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए हैं जिससे उनके चाहने वाले उनसे उम्मीद कर रहे थे? देखिए, एक तो वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए थे, मुझे नहीं पता वापस उन्होंने अनाउंस करा या नहीं करा, वो क्रिकेट से रिटायर हो गए थे। और जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आइडियली ये होता है कि आप परफॉर्म करें और देन आप स्टेटमेंट दें तो वो अच्छा भी लगता है। अब जिस तरह से कोई स्टेटमेंट आपने पहले दे दिया या कोई बड़की मार दी और उसके बाद आपका फेलियर हो गया, क्योंकि क्रिकेट है और ख़ासतौर से T20 क्रिकेट बॉलर्स के लिए तो सबसे डिफ़िकल्ट गेम है, यह है ही बैट्समैन का गेम। तो बेहतर यही होगा कि वो अपना परफॉर्म करें खामोशी से, और जब परफॉर्मेंस हो उसके बाद भी मेरे तो हिसाब से उन्हें कोई बयान नहीं देना चाहिए। खुद लोग देख रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कितने सारे बॉलरों ने परफॉर्म किया, उनकी वाह वाह हो रही है। अभी हमने इमाद वसीम की बात की, हम थोड़ी कह रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छा कह रही है। तो इसीलिए जो मोहम्मद आमिर हैं वो एक वक्त में बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, मगर डिक्लाइन आता है और किसी ना किसी वक्त पे जब आउट ऑफ आप जिसे कहते हैं आउट ऑफ आई हो जाए, नज़र से हट जाए, तो आपको लोग भूल जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई नई बात नहीं, ये आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ अगर ये दोबारा अच्छा परफॉर्म करेंगे और T20 क्रिकेट में, तो उनको खुद ब खुद वैल्यू बनेगी। स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान सुपर लीग से हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों का करियर जो है वो बामे उरूज पर भी गया और बहुत सारे खिलाड़ियों का जो करियर है वो जनाब अंधेरों में चला गया। तो ये जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 है, जलालुद्दीन साहब क्रिकेट पर आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आप ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी रहे हैं। ये टूर्नामेंट आपके ख़्याल में
वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके लिए आप समझते हैं कि कौमी टीम में वापसी के लिए उनके लिए एक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन बन सकता है? देखिए, एक तो सच बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा हर मैच को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो इसको नहीं, मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं खिलाड़ियों के नुक्ता निगाह से बात कर रहा हूँ कि उनके लिए ये सीज़न इंपॉर्टेंट है। किन खिलाड़ियों के लिए हो सकता है, तो तभी आप जब पहले क्योंकि मेरी अटैचमेंट PSL से किसी वे में भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा। मगर जो लोग आउट हैं पाकिस्तान टीम से, वो कौन से नाम है मुझे एग्जैक्टली बाय हार्ट। चलो मैं आसानी कर देता हूँ आपके लिए। चले नाम बता दें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में शुएब मलिक इमरान ताहिर के बाद लीग में हिस्सा लेने वाले दूसरे उम्र रसीदा क्रिकेटर हैं। इमरान ताहिर 43 साल की उम्र में कराची किंग का हिस्सा हैं, तो शुएब मलिक 41 साल की उम्र में इसी फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुएब मलिक से भी यही सवाल हुआ कि उन्होंने साबित कर दिया है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। इस पर शुएब मलिक ने मुस्कराते हुए जवाब दिया कि अभी भारतीय फिल्म स्टार शाहरुख खान की फिल्म भी आई, उसने भी साबित किया ओल्ड इज़ गोल्ड। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर नोवाक जोकोविच उम्र रसीदा होकर ग्रैंड स्लैम जीत सकता है तो वो क्यों नहीं खेल सकते? शाहरुख खान ने भी अभी एक मूवी की, वो भी ओल्ड इज़ गोल्ड लग रहे थे। तो देखिए, ये है कि एज जो है ना, हमें उस चीज़ से निकल आना चाहिए। अगर नोवाक जोकोविच 36-37 के हो के ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अब उम्र से निकल के ये देखना चाहिए कि बंदा यंगस्टर के साथ कम्पीट करता है कि नहीं करता है। उसे फील्डिंग में छुपाना तो नहीं पड़ता, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल तो नहीं ख़राब करता, कोई अगर ऐसा सीनियर बंदा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए जो है वो डिफरेंट रूल्स हैं और जो एजेड हो गए उनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं शुएब मलिक को आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन शुएब मलिक की ये गुफ्तगू सुनाने का बुनियादी मकसद ये था कि हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कुछ खिलाड़ियों को हम कहते हैं कि जी इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ खिलाड़ियों को हम कहते हैं कि जी इनकी फ़िटनेस नहीं है, कुछ खिलाड़ियों को हम कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ, इन्होंने तो 5 साल पहले परफॉर्म किया था। मकसद आपको बताने का ये है कि हमारे पास सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिसको टीम में लेना है आंखें बंद, जिसको नहीं लेना उसके लिए बहाने तराशने शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल सही है आपकी बात। ये आज से नहीं हो रहा, हमेशा से होता आ रहा है। डबल स्टैंडर्ड रहा है पाकिस्तान में सिलेक्शन में, लाइकिंग डिसलाइकिंग रही है, उसूली बातें कहीं होती नहीं है। तो ये जो बात कर रहे थे शुएब मलिक या और कोई भी किसी के लिए भी ये बात की जाए तो वो ऑन प्रिंसिपल तो बिल्कुल सही है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जी मैं फ़िट हूँ, या फिटनेस को अगर देखना है तो जो फिट हैं उनको उनकी फ़िटनेस देखनी है या उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, वो देख के, मगर ऐसा नहीं होता। और कहीं ना कहीं जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि जी जिसको खिलाना होता है उसको खिला लेते हैं, जिसको नहीं खिलाना आंखें बंद कर ली। तो ये चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है ना। ये तो क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि सिलेक्शन पॉलिसी को बनाया जाए और पब्लिक में आम किया जाए, ताकि सबको पता चले कौन किस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, 10-15% वेरिएशन हो सकता है पर्सनल सिलेक्शन में, मगर 95 या 85% आप पॉलिसी के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ थोड़ा कंपैरिजन में आ जाए वहाँ आप कुछ चीज़ों को ज़रूर जज करते हैं कि एज फैक्टर भी वहाँ आ जाता है, मगर ज़्यादातर पॉलिसी अगर सही हो जाए और किन लोगों को हमने खिलाना है और वो वाजे हो सबके लिए, छुपी भी पॉलिसी से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आइडियली वो होता है जो पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जो उस टीम के लिए फ़ायदेमंद है। अब चाहे वो 40 साल का है या वो 20 साल का है, ये डिसाइड करने के लिए आपको पॉलिसी चाहिए। तो उस पॉलिसी के तहत आप डिसाइड करते हैं कि क्या ये प्लेयर पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, तो उसे सेलेक्ट होना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है, ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, हम सन 80 से देखते आ रहे हैं कि पहले यंगस्टर को प्रेफरेंस दो, यंगस्टर जब यंगस्टर को लेते हैं 2 साल बाद वो फेलियर हो जाता है, फिर हम दोबारा नए यंगस्टर को ढूंढने लगते हैं। तो यंगस्टर होना एक अच्छी बात है, मगर जो एक्सपीरियंस है क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। और ट्रांजिशन अच्छी होनी चाहिए। अगर एक सीनियर प्लेयर खेला है, उसको जब बाहर जाना है तो उसके साथ का जो प्लेयर है उनको डेवलप करके और फाइनली एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, ताकि जाने वाले को भी बुरा ना लगे और नया आए तो वो कुछ सीख कर आए। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। HBL PSL सीज़न 8 2023 में मुल्तान सुल्तान ने फतूहात की हैट्रिक बनाकर हरीफ टीमों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने शान मसूद की जगह विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी की जिम्मेदारी दी थी, जिसे मोहम्मद रिजवान बखूबी अहसन तरीके से निभा रहे हैं। इसीलिए उनकी कप्तानी फ़तह के तनासुब में भी PSL के सब कप्तानों से बेहतर है।
दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस भी मुल्तान सुल्तान की फतह में अहम किरदार अदा कर रही है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान को बेंच पर बिठाकर सरफराज अहमद को बतौर विकेट कीपर मौका दिया गया, जहां सरफराज अहमद ने मायूस नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में मोहम्मद रिजवान तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं। मोहम्मद रिजवान इस वक्त PSL 8 में टॉप बैट्समैन है। मोहम्मद रिजवान ने 4 मुकाबलों में 73 की औसत से 219 रन बना लिए हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 75 रन है और 133 के स्ट्राइक रेट से वो 3 निफ सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे हैं। पहले मैच में लाहौर कलंदर के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने शान मसूद के हमरा 100 रन की शराकत बनाई। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ शान मसूद के जल्द आउट होने के बाद रायले रोसो के हमरा 108 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप कायम की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में भी मोहम्मद रिजवान ने रोसो के साथ कीमती 91 रन स्कोर किए। PSL सीज़न 8 से कबल हर कोई ये बात कर रहा था कि मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बॉलिंग के निस्बत ज़्यादा मजबूत है। दूसरी जानिब उनके तजुर्बे का बॉलर शाहनवाज धानी के इंजर्ड हो जाने के बाद मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग मज़ीद कमज़ोर हुई, लेकिन अब तक PSL 8 के किसी भी मैच में देखकर ऐसा नहीं लगा कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग हरीफ टीमों को टफ टाइम नहीं दे सकती। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्तान सुल्तान के लेग स्पिनर ओसामा मीन ने भी यही कहा कि इवेंट के आगाज़ से कबल सब ही टीम की कमज़ोर बॉलिंग को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उनके बॉलर्स ने अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखा और नताइज मिल गए। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैं हर जगह देख रहा था कि हर जगह यही आ रहा था कि मुल्तान सुल्तान की बैटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलिंग बहुत इनएक्सपीरियंस है, तो ये 200 डिफेंड नहीं कर पाएंगे, स्कोर तो कर जाएंगे लेकिन इतने डिफेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें अपनी ये एबिलिटी पे बहुत बिलीव है, अपने स्किल पे बहुत बिलीव है कि हमें कुछ बड़े नाम्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी स्किल्स पे हमें इतना यकीन है कि हम बेस्ट से बेस्ट करेंगे और वही हम अपनी स्किल को बैक कर रहे हैं और आपके सामने सक्सेस मिल रही है हमें। अब कुछ बात कर लेते हैं बैनुल अक़वामी क्रिकेट की। भारत के दौरे पर आई हुई ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम को इंडियन टीम ने पूरी तरह काबू में किया हुआ है। 4 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में भारतीय टीम इब्तदाई 2 टेस्ट मैच जीत चुकी है। नागपुर में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों इनिंग्स और 132 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा था और दूसरे टेस्ट में भारत 6 विकेट से कामयाब रहा। अब दोनों टीमों के दरमियान तीसरा टेस्ट 1 मार्च से इंदौर में शुरू होगा, लेकिन इससे कबल ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग में मजीद मसाइल का सामना हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और रिहैब के लिए वतन रवाना हो रहे हैं। फिटनेस मसाइल की वजह से वो 2 टेस्ट नहीं खेल सके थे, मगर ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन 100% फिट हो गए हैं और मिचेल स्टार्क भी तीसरे टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब होंगे। अलबत्ता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस अपनी फैमिली में बीमारी के बायस वतन वापस रवाना हो गए हैं। तवक्को की जा रही है कि पैट कमिंस तीसरे टेस्ट से कबल भारत वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो स्टीव स्मिथ उनकी जगह क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।